हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये आज हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास ले रखी हुई है, ठीक है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके देख लो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने कराया 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। ये रहा 2023 क्वेश्चन। हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 होंगे, ठीक है। और हमें बनाना है कितना, सिर्फ 40 क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इस क्लास में। तो एनर्जी की रूपी पढ़ाइए। यस सर, नो प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, ठीक है। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो जैव आवर्धन क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र समझते हैं आप? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र पता है क्या होता है? हाँ बिल्कुल। रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन करना होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? वेरी गुड, 0.03%। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए ये पूछे हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। इससे 100% 5 या 6 क्वेश्चन तो आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्या है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ? क्या टेनिन होता है, गोंद होता है, रेजिन होता है, या सभी होता है? सभी होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5, डायलिसिस, पता है डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस मशीनों द्वारा, एक डायलिसिस मशीन है, उसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम सभी को पता है क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन, देखो गुरुत्वानुवर्तन की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या होता है? तो हम देख सकते हैं इसमें वृद्धि दी हुई है, तो जड़ों की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन की बात करता है, ठीक है ना। जैसे जड़ गुरुत्वावर्तन क्या करता है? कोई भी चीज को नीचे की ओर खींचता है, ठीक है ना। तो जड़ देखो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है ना, इसलिए इसका बी नंबर आंसर होगा, है ना। नंबर 7, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो। देखो, बीजांड कहलाता है? बिल्कुल बीजांड नहीं कहलाता, समझे। बिल्कुल बीजांड नहीं कहलाता। क्यों? देखो, जब फल विकसित होता है ना, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज है। हम लोग जब पढ़ते थे, जब मेरे फ्रेंड लोग थे, तब उन्होंने बताया करता था कि नहीं इसका फल होगा, तो मैं हमेशा कहता था नहीं इसका बीजांड होगा, बीजांड होगा। बिल्कुल नहीं, इसका फल होगा, ठीक है ना। देखो, जब बीज अंडाशय जब विकसित होता है तो फल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और हम फल जब खाते हैं तो हमें लगता है कि हम फल खाते हैं, एक्चुअली में हम क्या खाते हैं? अंडाशय खाते हैं ना। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोग को, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। यह है लैंगिक जनन संचरित रोग, यानी लैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा है? बहुत ही, ये आपका होगा एड्स, ठीक है ना। एड्स लैंगिक जनन संचरित रोग होता है ना। इनसे हम सभी को बच के रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? सबसे अधिक क्षारीय होता है।
देखो क्षारीय कब होता है कोई भी चीज जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यहाँ पे तो बहुत सारा है, 10 भी है, 8 भी है और 14 से कम होना चाहिए। सबसे अधिक तो यहाँ पे सी है, इसलिए 11 आंसर होगा, सी नंबर, ठीक है ना। चूना जल का रासायनिक नाम, देखो चूना जल का रासायनिक नाम पूछा है, ठीक है ना। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या होगा तो हमें बताना है। तो चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बुझा हुआ चूना होगा, तो देखो बाबू बुझा हुआ चूना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक नाम पूछा है, ठीक है, इसलिए डी नंबर होगा। आगे 11, निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र, देखो सूत्र पूछा है, ठीक है ना। सोडा एस का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है, पढ़ लेना, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप बोलोगे कि सर सारे आंसर को अच्छे से समझाओ, है ना, ऐसे ऐसे बताओ, देखो ऐसा नहीं, इसको आपको सिर्फ देखना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये वाला पूछा गया था, ठीक है, इस तरह से आपको अच्छा इसका ये आंसर है ना, इस तरह से बनाना है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको मतलब क्या। अब देखो ग्लोबल लवण, इसका सूत्र क्या होता है? Na2SO4 होता है। क्या होता है? Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, निम्नांकित में संश्लेषित संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक की बात करता है तो हमारा होगा मेथिल ऑरेंज। क्या होगा? मेथिल ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो वो हमारा होगा केरोसिन तो नहीं होगा, कोयला होगा। क्या होगा? कोयला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन किसकी बात कर रहा है? उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में तुम्हारा हाइड्रोजन का वियोग होता है या फिर हाइड्रोजन त्याग दिया जाता है, फिर ऑक्सीजन का योग होता है। तो जब उपचयन की बात करेगा तो सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन 16 हुआ। इसका जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड किसकी बात कर रहा है? कैथोड की बात कर रहा है, ठीक है। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हम देखेंगे कैथोड पर ओजोन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन होता है। अगर एनोड बोले तब क्या हो जाएगा? बताओ बाबू क्या होगा एनोड पर? पता है? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का संबंध को बताना है। तो क्या होगा? क्या दोनों इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपतन कोण क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसका आंसर तुम बताओ क्या हो सकता है आपके अनुसार, कमेंट में लिखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 18, निर्देशांक चिन्ह की बात करता है। परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। किस पे मापी जाती है भाई? वक्रता केंद्र से मापी जाती है, ध्रुव से। बताओ, ध्रुव से मापी जाती है। कहां से? ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछता है बार बार। VVI लगा लो इसमें, इसको पढ़ के जाना, अच्छे से याद होना चाहिए। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको बस देखना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ये पूछा है, अच्छा ये वाला पूछा था, है ना, ये वाला पूछा था, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो 19 क्वेश्चन, सोलर सेल बिल्कुल सही, सिलिकॉन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? जब लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय परिपथ का प्रतिरोध समझते हो क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। उसके बाद यह है क्वेश्चन 21 और ये इस क्वेश्चन को मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोग को दूंगा फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक।
ये रहा 22, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। द्रव्य तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है? बिल्कुल टंगस्टन से बना होता है, ठीक है ना? एवरीथिंग इज राइट सर? कैमरा सही ना? हाँ बिल्कुल। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा यहाँ पे 100 मत देना, गलत हो जाएगा, 380 देना, ठीक है? 370 से 80 के बीच होता है, 370 से 80 के बीच होता है, और अधिकतम 700 प्लस होता है, ठीक है ना? बी नंबर आंसर होगा इसका। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। जब वैद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है, मीन्स जब शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है? तब प्रत्यास्था होता है, चुंबकत्व होता है, या उष्मीय प्रवाह होता है? कुछ नहीं होता है, तो उष्मीय प्रवाह होता है। क्या होता है? उष्मीय प्रवाह। शॉर्ट सर्किट के दौरान आप समझ सकते हो ना, बहुत ही आसान है जी। हाँ आगे देखो, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल ए नंबर, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। 26, कृमि रूप परिशेषिका। देखो कृमि रूप परिशेषिका की बात कर रहा है, किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका हमारा हिस्सा होता है आहार नाल का, ठीक है ना? हाँ आहार नाल का ये होता है, ठीक। क्वेश्चन 27, प्रकाश की ओर पर्रोह, पर्रोह की गति होता है। पर्रोह क्या होता है? तो पर्रोह हमारा होता है जैसे जब बीज या फिर बीज जब उगता है, इससे अंकुरित होता है, तो इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना? तो प्रकाश की, देखो कभी प्रकाश की प्रकाशनोवर्तन ही होगा, ठीक है ना? बहुत ही आसान है, बोर्ड वाला कभी नहीं चाहता कि आप फेल हो जाए ना, इसलिए वो आसान आसान क्वेश्चन देता है। प्रकाश की पर्रोह मतलब प्रकाश तो प्रकाश की ओर गति करता है पर्रोह, ठीक है ना? तब तो ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे बचने के लिए आयोडीन मुक्त नमक का प्रयोग किया जाता है? मतलब आयोडीन युक्त होना चाहिए नमक। घेंगा, आपको लगता है घेंगा? मुझे तो घोगा लग रहा है, ठीक है। हाँ घेंगा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग है भाई। आगे देखो, मनुष्य में कपाल तंत्रिका, कपाल तंत्रिका की बात कर रहा है, की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 24 होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 24 होता है, लेकिन जोड़ी दिया है तो एक में दो, तो ए नंबर होगा, है ना? 12 जोड़ी यानी 24। क्वेश्चन 13, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचान सकता है? अग्रभाग, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रकट होना, हाँ। मासिक धर्म जब प्रथम बार प्रकट होता है तो क्या कहते हैं? मेनार्चे कहते हैं ना, यानी रसोधर्म, है ना? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है अब बोलोगे आप लोग, है ना? तो ये देखना, कलम विधि, कलम लगाना, दाब कलम, या कलम प्रबंधन, तो सभी होता है, ठीक है ना? निम्नांकित में कौन सी ओधातु विद्युत का सुचालक है? ओधातु की बात कर रहा है, ठीक ना? विद्युत का सुचालक, बिल्कुल ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। बनाओ इस क्वेश्चन को। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? बताओ। तो सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या देंगे भाई? तो हम देंगे सोडियम। आगे आप क्या करना, सक्रिय धातु और धातु वाला चैप्टर जो है ना, उसका सक्रियता श्रेणी या फिर सारे पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेना, है ना? नेक्स्ट 32, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आसान क्वेश्चन है, 24 कैरेट का होता है ना। आगे,
निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? बताओ, सोडियम को डुबा के रखते हैं, मैग्नीशियम या टंगस्टन या पारा? तो सोडियम को डुबा के रखते हैं, ठीक है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन हमेशा धनायन उत्पन्न करता है। बी नंबर। निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल बोला है? ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सभी को पता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 39 हो गया बाबू, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन, कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन, कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो क्या होगा बताओ, अम्ल होगा या भस्म होगा या लवण होगा? देखो, नीले को लाल करता है तो अम्ल होगा, बिल्कुल सही है, ए नंबर। आगे चलते हैं। एक मिनट सर। धोबिया सोडा बोला है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बोला है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है बाबू, है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा धोवन सोडा का? बताओ, Na2CO3 10H2 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कौन सा ओ धातु है? क्या कॉपर ओ धातु है, फास्फोरस, आयरन या निकेल? तो फास्फोरस क्या होता है? ओ धातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या हमको सभी को पता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। मेंडल की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बोला है तो 8 होगा। और अगर बोलता आवर्त में मेंडल की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या बोलता 7 होता, लेकिन हमारे पास है वर्गों की संख्या, ठीक है, 8 होगा इसका आंसर। नंबर 45, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिर से देखो, रासायनिक सूत्र पूछा है, जिप्सम का पूछा है। किसका पूछा है? जिप्सम। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O, बिल्कुल नहीं, CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरोन का परमाणु भार 11 होता है, ठीक है। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? देखो, अगली बार हमारे पास पूछा गया था क्या, प्रथम पाली में बॉक्साइट का बारे में पूछा था, ठीक है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, कैलामाइन, ठीक है। कैलामाइन किसका है? जिंक का है। किसका है? जिंक का है, ठीक है। अब हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात पूछा है। अमोनिया एवं नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं 59, निम्नांकित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है? पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कोष में परागकण पाया जाता है, ठीक है, परागकण। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 50, निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन है? देखो, पादप हार्मोन पूछा है, ठीक है। तो पादप हार्मोन कौन सा है? क्या ऑक्सिन है? बिल्कुल नहीं है। क्या ऑक्सीटोसिन होगा? देखते हैं। एथिलीन पादप हार्मोन नहीं बोला है, देखो ध्यान देना। ऑक्सिन तो है, ये तो नहीं होगा, नहीं बोला है ना, नेगेटिव में। एथिलीन ये भी है, साइटोकाइनिन ये भी पादप हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन ये नहीं है ना, तो इसलिए बी नंबर आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन किसमें होता है? देखो, क्या बीजाणु जनन होता है, मुकुलन, विखंडन, या इनमें से सभी? किसमें अलैंगिक जनन होता है?
तो सभी में अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। आप पूछोगे सर विखंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, तो देखो बाबू क्लास तो अच्छे से करना पड़ेगा ना, हम तो प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, ठीक। तो देख लो ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, है ना। जो बच्चा पढ़ा है अच्छे से उसको पता होगा, ठीक है ना, सारा चीज पता होगा। मेंडले ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? बहुत ही आसान पूछ सकता है, देख लो आसान वाला है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है। और उसके बाद बोला है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सूत्रों की संख्या, संख्या पूछा है बाबू, देखो जोड़ी तो एक होगा लेकिन लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है ना। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा में, कोशिका द्रव्य में, या फिर क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्या होगा बताओ? ए होगा या बी होगा? इसका आंसर आप कमेंट में दे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहने का मतलब है किडनी में जो मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है वो कहाँ जाकर के संग्रहित होता है? तो मूत्राशय में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेंटेन जिसका अणुसूत्र, देखो पेंटेन का सूत्र पता है C5H12 होता है ना। कितनी संरचनाएं समावेवी संभव है? पेंटेन में कितने संरचनाएं हो सकती है? देखो अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी होंगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। अगर आप अच्छे से क्लास किए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। 3 होगा, CH3 चलो उसको छोड़ते हैं ना। हम देखेंगे कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन की बात कर रहा है। कार्बन आवर्त सारणी में कौन से वर्ग का सदस्य है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखें, क्या होगा? ठीक है, घेंगा रोग पनपता है। बहुत ही आसान है। क्यों घेंगा रोग होता है बताओ? घेंगा रोग क्यों होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है घेंगा रोग? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र कहां पर पाए जाते हैं? आसान क्वेश्चन है। रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। कहां पर? पत्तियों में, ठीक है। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देख लो आसान है बाबू, सिस्मोग्राफ। देखो इतनी आसान, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 1 से 80 तक क्वेश्चन पूछेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास, तुमको सिर्फ 40 बनाना है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, ठीक है, जो आसान लगे वही बनाना, ठीक। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? बिल्कुल, परागकोश में क्या पाए जाते हैं बताओ? क्या पाए जाते हैं परागकोश में? पता है? नहीं, इतना तो आसान है। परागकोश में परागकण पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? अब बोलोगे सर लसिका क्या होता है, ठीक है। देखो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो तो पता होगा आपको। लसिका हमारे अंदर पाए जाने वाला, शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसका रंग थोड़ा हल्का होता है। आगे चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिर्फ देखो कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5-7 क्वेश्चन तो आएगा ही, रिपीट करता है बोर्ड वाला, ठीक है ना। देख लो कौन एक अनवीकरणीय पदार्थ है। अनवीकरणीय पदार्थ की बात बोल रहा है, ठीक है। मैं शुरुआत में डीडीटी पढ़ाया था पहला क्वेश्चन में, ठीक है ना। अनवीकरणीय पदार्थ कागज हो सकता है? नहीं होगा, ये तो नवीकरणीय है। अब बोलोगे सर अनवीकरणीय नवीकरणीय क्या होता है? देखो बाबू आपको दिक्कत हो सकता है, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखो। और अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, कागज, वाहितमल, लकड़ी या डीडीटी? तो बिल्कुल डीडीटी होगा, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म करने वाले हैं क्योंकि क्लास लॉन्ग हो रहा है, ठीक। सेल का विद्युत वाहक बल्ब है। सेल का विद्युत वाहक बल्ब क्या होता है? बल लिखा है, ठीक है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। विभवांतर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, ठीक है। आई थिंक सी नंबर ही होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? देखो रिपीट किया ना, कल पढ़ाया था मैं इस क्वेश्चन को, फिर आज भी पूछा है सेकंड पाली में। तो एक दिवसीय होता है, सबको पता है, तुमको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो आगे, आवेश का एसआई मात्रक आसान है, कूलॉम होता है, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखो दोष, दूरदृष्टि दोष, आपको लगता है कि अच्छा दूरदृष्टि दोष है तो मतलब दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा, इसका सेम ही होगा, है ना। दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को देख पाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं निम्नमय से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? क्या पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा? क्वेश्चन तो अच्छा है, अच्छा लेवल है इसका। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा क्या? भूतापीय। हाँ भूतापीय होना चाहिए, हाँ भूतापीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह है, इसकी खोज किसने किया था? फैराडे ने, एम्पियर ने, बोर्ड, आर्स्टेड ने किया था, ठीक है। अब पूछोगे सर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह क्या है? देखो बाबू ये सब क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और क्लास की हो तो बन जाएगा। चिन्हों को निर्देशित परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसमें होती है? उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, दोनों में होता है, ठीक है, ये भी दोनों। अब उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण ये सब क्या होता है? ये सब इतना सारे चीज एक साथ समझाना मुश्किल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब खत्म होने वाला है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, 80 तक है। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है, नमक के घोल के बारे में बोल रहा है। केवल ऋणावेश की गति के कारण नहीं, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण। हाँ बिल्कुल, विपरीत दिशा में गति करेगा दोनों तब तो होगा सुचालक, ठीक है, यही सही होगा। केवल धनावेश की गति का, ये तो बिल्कुल होने से नहीं रहा है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ओ ठीक है, किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक में है? देखो सेंटीमीटर गोलीय दर्पण किस प्रकार की होगी? अगर धनात्मक में होगा तो क्या होगा? गोलीय दर्पण अवतल होगा या उत्तल होगा या दोनों होगा? बताओ क्या होगा सर? अवतल या उत्तल? उत्तल दर्पण होगा, बिल्कुल सही है। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। नहीं, काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है, ठीक, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दर्पण का सूत्र पूछा है, पढ़े हो तो पता होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v बराबर 1/v इक्वल 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। लेंस का पूछेगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है? दर्पण का पूछा है। दर्पण का पूछा है इसलिए बी नंबर देना, ठीक है ना। अब बोलोगे सर दर्पण लेंस मुझे समझ में नहीं आता, तो ठीक है बाबू, देखो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान +1 -1 शून्य या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान +1 होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा मिल सकता है, उत्तल, अवतल। तो आभासी प्रतिबिंब सभी दर्पण द्वारा मिल सकता है, ठीक है, डी नंबर सही। नेक्स्ट, और ये रहा हमारा, अब मेरे पास है 78
आकाश का पीला रंग, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन। तो देखो, आकाश का नीला रंग परिकिरणन के कारण होता है। अब बोले परावर्तन अपवर्तन भी समझ में नहीं आता है, तो ये तुम्हारी गलती है बाबू। अब क्लास एग्जाम होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। 79, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते ही किरण मुड़ जाती है, क्या अविलंब की ओर मुड़ेगा? देखो, विरल से सघन की ओर जाएगा। मैं कुछ लेता हूं, ठीक है। विरल, ये हवा है, ठीक है, इधर से लाइट आ रहा है, और ये अविलंब है, तो प्रकाश क्या होगा, सघन में प्रवेश करेगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो किसकी ओर मुड़ रहा है? अविलंब की ओर, अविलंब से दूर या अविलंब की ओर, तो अविलंब की ओर मुड़ रहा है, ठीक है ना। ये नंबर होगा इसका। 80, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल अवतल दोनों, समतल अवतल लेंस दोनों, या फिर अवतल लेंस? तो उत्तल लेंस की अवतल दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, ये रहा आपका 2023 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दूसरे पाली में पूछे गए थे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आपके फ्रेंड लोग वीडियो को अच्छे से देखें, उसका भी नंबर आए, जले नहीं, ठीक है ना।